से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लूइड खत्म कर लिया था, अब हम जो है थर्मो देख लेते हैं, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है और हीट और रेडिएशन है। तो वो देख लेते हैं फटाफट से, इजी चैप्टर है कंपैरेटिवली। उसके बाद फिर हमारा बचेगा ऑसिलेशन और एसएचएम, फिर उसको देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है इसमें पहला पार्ट थर्मोमेट्री है, उसमें टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया गया है। आप लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंट स्केल देखे होंगे, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और उनमें आपस में रिलेशन है। तो आप लोगों को पता है इसमें जो रिलेशन है, केल्विन और सेल्सियस का आप यूज़ करते हो कंटिन्यूसली। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं हम फ़ारेनहाइट को, अगर सेल्सियस में निकालना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना हो, क्या होता है फॉर्मूला शॉर्टकट? सर F इज टू सी प्लस 32 होता है। एक चीज़ मिसिंग है, सी प्लस 32, कुछ एक और मिसिंग है, उसके साथ कुछ और भी होता है। सर डिवाइड होता है कुछ। 9/5 C प्लस 32 होता है। ठीक है, 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आता है वो 9/5 C प्लस 32 होता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारी जो भी होगी, मान लो सी की वैल्यू अगर हमारी मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगी हमारी 9/5 इंटू 100 प्लस 32, यानी कि 180, 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा फिर, 32। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 32 बचेगा हमारा। तो फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन यूज होता है, एक्चुअली हम ये ऐसे यूज करते हैं, C-0, देखो ऐसे लिखते हैं लगभग रिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशन आया है यहाँ से आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, और ऊपर जो भी हमें टेम्परेचर निकालना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये आपका, सॉरी, यहाँ पे जो 32 आएगा, F-0 नहीं आएगा, F-32 आएगा, क्योंकि आप फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहे हो ना यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये F-32 आएगा यहाँ पे। क्या होगा इसको, दोबारा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो है 212 माइनस 32 और F-32 ऐसे होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर ये पता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार कि एक नया स्केल डेवलप हुआ, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर जो है उस स्केल में 500 मान लो 40 डिग्री है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है 390 है, तो बताओ जब इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, मान लो कुछ 40 डिग्री सेल्सियस होगा सपोज, तो इस स्केल पे कितना होगा। तो आप इसको इक्वेट करने के लिए फिर यही कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका जो भी स्केल है मान लो एक्स स्केल है, एक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ से हम किसी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है हमारी, इसको यूज करके हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि नया स्किल डेवलप हुआ, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो वहां से हम कर सकते हैं। बाकी ये रेजिस्टेंस वगैरह तो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, अभी इसको मैं बता नहीं रहा ज़्यादा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वगैरह जो होते हैं आपके। ये थर्मोमीटर है, किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, है ना। थर्मोमीटर जो है हमारा रेसिस्टेंस से बेस्ड हो सकता है, मैंने आपको कोई ना कोई पैरामीटर चेंज होना चाहिए, या तो रेसिस्टेंस होगा, या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, या वो गैस का प्रेशर होगा, या कुछ भी, तो वो वेरी करेगा आपका। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाओगे उसके लिए फॉर्मूला है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th में। अच्छा, इसमें जो हमने स्केल वाला पढ़ा है अभी, इसमें एक चीज और है,
-40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर आती है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। अगर आप वहाँ पे 40 पुट करोगे फॉर्मूले में 9/5C वाले में, तो बराबर वैल्यू आएगी। तो इस स्केल पे दोनों सेम रीड करते हैं। किस पे? -40 और -40 जो है दोनों पे बराबर आती है रीडिंग। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा हमारा हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कई बार, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो कई बार प्रेशर की कंडीशन में भी बोल सकते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे जो है गैस का प्रेशर इतना है, या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर इतना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रेशर एट 100 माइनस प्रेशर एट 0, और आपको जो प्रेशर निकालना है माइनस प्रेशर एट 0। अगर उसने बोल दिया कि प्रेशर निकालो एट, मान लो कुछ डिग्री सेल्सियस दे दिए कि 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होगा, और आपको 100 पे पता है, 0 पे पता है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा है। उसके बाद जो थर्मामीटर हमारा होता है यूजुअली जो है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यूजुअली मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम यूज करते हैं उसको। चिपकता नहीं है सरफेस, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसकी। बॉइलिंग पॉइंट उसका ठीक ठाक होता है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का जो होता है 356 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप उतना टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हो। और आप उसका अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करना चाहते हो, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, वो डिपेंड करता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर आप मरकरी थर्मामीटर में कोई गैस इंसर्ट कर दें तो थर्मामीटर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो मरकरी जो है अभी जो 356 पे बॉयल हो जाती थी, वो 540 पे बॉयल होती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसका यूज करके हाई टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मरकरी का यूज करके हाई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कैलोरीमेट्री है। बेसिकली कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि जब आपने आइस को पानी से मिलाया या पानी में वेपर मिलाई, तो कितनी वेपर बनेंगी या कितना आइस बचेगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलोरीमेट्री में आते हैं। तो कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है कि जो हीट लॉस होगा एक बॉडी का, वो दूसरी बॉडी का हीट गेन होगा। एक बॉडी का जो हीट लॉस होगा वो हीट गेन होगा। अब हीट लॉस क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है कई बार, तो हीट लॉस हमारा ms डेल्टा टी होता है या ms डेल्टा थीटा होता है। तो जो हमारा हीट लॉस होगा या हीट गेन होगा वो इतना होगा, ms डेल्टा थीटा, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, s इज द स्पेसिफिक हीट। तो एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम इसको यूज करते हैं। स्पेसिफिक हीट आपकी अलग अलग हो सकती है, पानी की अलग होगी, मिल्क की अलग होगी, आइस की अलग होगी। आइस का भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। आइस हो सकता है आपका -40 पे हो, -20 पे हो, 0 पे हो। तो आइस का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसकी स्पेसिफिक हीट होगी कुछ। वेपर की भी स्पेसिफिक हीट हो सकती है कोई, तो सबकी अपनी भी स्पेसिफिक हीट होगी। आइस की अलग होगी, मिल्क की अलग होगी, तो आप यूज करोगे आप। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता लेकिन फेस चेंज होता है। जैसे मान लो आपने लिक्विड से गैस किया या गैस से सॉलिड से लिक्विड किया, तो फेस चेंज होता है। उस टाइम पे जो आपकी हीट आपको देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उसका फॉर्मूला होता है ml, Q इक्वल टू ml। तो यहां से हम निकालते हैं कितनी हीट हम देंगे ताकि हमारा फेस चेंज हो, राइट। तो यहाँ पे लेटेंट हीट हमारी अलग अलग बॉडी की अलग अलग होती है। कुछ लेटेंट हीट आपको दे रखी है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जैसे 80 दे रखी है, वेपोराइजेशन की 536 दे रखी है। तो यूजुअली पेपर में गिवन होती हैं, फिर भी आप याद करना चाहो तो एक दो याद कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ आइस और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की। ये लेटेंट हीट है। और स्पेसिफिक हीट जो होती है वो टेम्परेचर जब बढ़ता है हमारा तब यूज करते हैं हम लोग। वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैलोरी के टर्म में, हाउ मच इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर? नो आइडिया। 1 कैलोरी होती है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान आया? जूल में कितनी होती है? 4.2 जूल। करेक्ट, 4.2 जूल। 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 या फिर 4.2 जूल, ठीक है, उतना होता है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अच्छा, दूसरा इसमें चीज ध्यान रखना, कई बार जो यूनिट दी होती है आपको वो कैसे दी होती है कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कई बार बोलेगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन।
तो क्या दोनों में डिफरेंस है या सेम है दोनों? ये दोनों वैल्यू सेम होंगी या डिफरेंट वैल्यू होंगी? नो आइडिया। ये दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये क्या है, 1 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और ये क्या है, 1 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर और यहाँ पे 1 केल्विन। आपको पता है कि सेल्सियस और केल्विन स्केल में जो चेंज होता है वो बराबर होता है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना आएगा, ये 373। और ये मान लो आपने 101 कर दिया, 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाता है, ये भी आपका 1 डिग्री बढ़ता है ना, 374 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी चेंजेस। तो चाहे आप 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बढ़ा रहे हो या 1 केल्विन की बढ़ा रहे हो, बात एक ही है। तो दोनों वैल्यू हमारी, यूनिट दो हमारी सेम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पेपर में दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, अगर फॉरेन हाइट उसने दे दिया पर डिग्री फॉरेन हाइट, वैसे देता नहीं है पेपर में, लेकिन दे दिया अगर, तो वो अलग चीज है, क्योंकि फॉरेन हाइट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, फॉरेन हाइट में रिलेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो फॉरेन हाइट अगर आएगा तो वो अलग चीज है, लेकिन वो आता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो प्रिंसिपल और कैलोरीमेट्री हमारा यही होता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री। तो इससे ही हम निकालते हैं कितना वेपर बनेगा, कितना वाटर बनेगा, फाइनली कितना बचेगा, कितना नहीं बचेगा। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कैलोरीमेट्री के, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके। क्वेश्चन है, 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with is mixed with 5 kg water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड in an insulating vessel of, insulating vessel है आपका, ठीक है। आपको बताना है कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग, कितना पानी हमारा बचेगा, रिमेनिंग इन द कंटेनर, कितना बचेगा। आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस जो है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी है ये, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ, सॉरी दिस इज फॉर द वाटर, ये आइस के लिए आपको दी रखी है 0.5, आइस के लिए 0.5 दे रखा है, और वाटर की 1 होती है, आपको पता ही हो। तो 1 ग्राम की 1 कैलोरी होती है, और 1 किलोग्राम होगा तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगी, है ना। तो ये जो आइस है, आइस की 0.5 दे रखी है, और वाटर की आपको पता है, नहीं भी दी होगी अगर, तो 1 किलो कैलोरी देना है हमें पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको स्पेसिफिक हीट है। और क्या चाहिए आपको इसके अलावा, एक और डाटा चाहिए, वो क्या है, लेटेंट हीट चाहिए आपको। तो ये 80 किलो कैलोरी पर केजी है, 80 किलो कैलोरी पर केजी है। तो अब बताना है आपको फाइनल मास ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर।
बताइए क्या आंसर आएगा। 6 kg। 6 kg वाटर रिमेनिंग। यस सर। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 kg वाटर और ये था ना, ठीक है, तो इसमें हमारा है यस 6 kg इज द आंसर, करेक्ट। बाकी लोगों ने निकाला, निकला सबका। निकल गया, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करने फिर। नो सर। नहीं निकला। ट्राई कर रहे हो या मैं करूं। सर कर दो। कर रहे हो, आप कर रहे हो, करो चलो। नहीं सर, आप कर दो। अच्छा मैं कर दूं। 2 kg आइस -20 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 5 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 kg आइस है -20 पे और 5 kg वाटर है 20 पे। ठीक है, अब ये जो है हाई टेम्परेचर पे है तो ये हीट लॉस करेगा वाटर, लिक्विड फेज है, ये हीट लॉस करेगा हाई टेम्परेचर पे है। और ये आपकी आइस है सॉलिड फेज, ये आपका हीट गेन करेगा। अच्छा ये हीट जो गेन करेगा तो क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस का टेम्परेचर -20 से बढ़ के पहले हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और ये सॉलिड स्टेट पे होगा। ठीक है, फिर ये आइस पिघलेगा, अगर इसे और हीट मिल गई तो ये पिघलेगा, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि पिघलेगा नहीं पिघलेगा, वो देखना पड़ेगा अभी। अगर इसे हीट मिली तो पिघलेगा, लिक्विड बनेगा ये। ऐसी जो वाटर है आपका 5 kg, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर इसको अगर ये हीट लॉस कर पाया अपनी सारी तो ये यहाँ पहुंचेगा, अगर और हीट लॉस कर पाया तो यहाँ पहुंच सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कुल मिला के फाइनल लिया तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर इनके बीच में कहीं पे आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे कि हीट लॉस और हीट गेन हमारे बराबर आ रहे हैं। जो आइस हीट गेन करेगी और वाटर हीट लॉस करेगा वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहले इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी मेरी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइस की टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, तो इसमें जो हीट रिक्वायरमेंट है मेरी Q1 वो होगा ms डेल्टा टी, आइस m ऑफ द आइस एंड s ऑफ द आइस लेंगे इसमें, और डेल्टा थीटा। तो ये Q1 होगा, वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस कितनी दी हुई है आपको 0.5 किलो कैलोरी पर kg, और आपने 2 kg लिया है तो सही है आपकी। और ये आपका वैल्यू है डेल्टा थीटा कितना हुआ 20 से बढ़ के 0 हुआ, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। तो यहाँ पे जो हीट गेन करनी है इसको वो करनी है इतनी, यानी कि ये आएगी 20 किलो कैलोरी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सबको। यस सर। ओके, अब यहाँ पे कितनी हीट आपकी एक्सचेंज होगी ml के बराबर। m कितना है आइस का 2 किलो, l कितना दिया हुआ है, l हमें दिया हुआ है 80, दिया हुआ कितना दिया ना हमें 80 किलो कैलोरी ना, तो 160 किलो कैलोरी चाहिए तब जाके ये पिघल सकता है। अब देखें कि इतनी हीट मिल भी सकती है क्या हमें, हमने लिख तो दिया कि 20 यहाँ चाहिए 60 वहाँ चाहिए, इतनी मिल भी सकती है क्या वाटर से। देखो वाटर कितनी हीट दे सकता है, वाटर जब 20 से 0 आएगा तो कितनी हीट दे सकता है, मान लो Q3 बोलते हो इसको मैं, ये दे सकता है ms डेल्टा टी। तो ms डेल्टा टी जो मेरा आएगा, m मेरा है 5 kg, s मेरा है वाटर का 1 किलो कैलोरी होता है, टेम्परेचर का चेंज 20 हुआ है क्योंकि 20 से 0 गया है ये, तो ms डेल्टा टी इतनी हीट इसने लूज करी है ना, कितनी 100 किलो कैलोरी। तो ये वाटर मैक्सिमम 100 किलो कैलोरी यहां तक हीट दे सकता है, और आपने जो हीट निकाली है वो 20 और 160 180 किलो कैलोरी हीट रिक्वायरमेंट है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, आइस को पिघलाने के लिए। तो इतनी हीट तो मिल ही नहीं पाएगी आपको,
नहीं मिल पाएगी ना इतनी हीट, हाँ सर। नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा, इसमें 20 किलो कैलोरी तो मिल जाएगी आपको, यहां से यहां तक आने के लिए तो मिल जाएगा 20 किलो कैलोरी। और बाकी कितना और मिल सकता है आपको, मैक्सिमम 80 और मिल सकता है, यस सर। 80 और मिल सकता है। तो 20 से तो क्या, इससे क्या होगा, 20 वाले से आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 पे आएगी आइस। और 80 से क्या होगा, आइस पिघलेगी, ये प्रोसेस होगा ना 80 वाले से। यस सर। ओके। अब आइस की जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो 80 किलो कैलोरी है, इसे 1 किलोग्राम पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी चाहिए, और आपके पास हीट कितनी है, वो भी 80 किलो कैलोरी है। तो कितनी आइस पिघलेगी, कितनी आइस पिघलेगी यहाँ पे, 1 किलोग्राम आइस पिघलेगी, क्योंकि आप पे हीट कितनी है, 80 किलो कैलोरी, 20 तो आपने यहाँ यूज कर ली 100 में से, 80 किलो कैलोरी हीट है आपके पास, और लेटेंट हीट कितनी है, वो भी 80 किलो कैलोरी है। तो कितना आइस पिघलेगा, अगर Q इक्वल टू एम एल आप लिखोगे, आपके पास 80 किलो कैलोरी हीट है, एम आपको निकालना था, एल आपका 80 किलो कैलोरी, तो एम कितना आया, 1 kg। तो 1 किलो आइस हमारी, 1 kg आइस हमारी पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। तो टोटल पानी कितना हो गया, 6 kg। 6 kg हो गया। दिस इंप्लाई दैट टोटल वाटर आपका हो जाएगा फाइनली 5 + 1, यानी कि 6 kg। क्लियर हुआ। यस सर। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो ये पहले चेक करना पड़ेगा कि फाइनली क्या होगा। इसमें ये भी हो सकता था कि ये जम जाती, कुछ पानी जम जाता, ठीक है। कब पॉसिबल था पानी जम जाए, वो पॉसिबल था अगर ये वाली हीट आपकी जो आ रही थी, अगर ये 100 से ज्यादा रहती, मान लो ये हीट अगर हमारी 100 से ज्यादा आ जाती, तो आइस जो है क्या होता, कुछ पानी हमारा जम जाता, क्योंकि ये 100 से ज्यादा आ रही है और आप पे हीट मैक्सिमम 100 है, तो वाटर 100 लूज कर देगा। आइस जो है तब तक हो सकता है -20 से जो है -15 पे पहुंचे, और आइस ने सारी हीट लॉस कर दी, आइस 0 डिग्री पे आ गया, फिर क्या होगा, अब ये -15 पे आइस है और ये 0 पे पानी है, तो फिर और हीट एक्सचेंज होगी, पानी और हीट देगा आइस को, तो पानी जमना शुरू हो जाएगा अब। तो कुछ पानी जम भी सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो इसके क्वेश्चन आएंगे आपके, वहां पे को चेक करना पड़ेगा कि कितनी कितनी हीट पॉसिबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें। यस सर। ओके। इस क्वेश्चन में देखो स्टीम है, अब स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड is passed into 20 gram water at 10 degree Celsius. When water acquires temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be, specific heat of the water is, आपको पता ही हो तो, 1 calorie per gram per degree centigrade, and latent heat of vapor is 80, sorry, 540 calorie, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो कितना वाटर प्रेजेंट होगा,
जब पानी जो है 80 डिग्री आ जाएगा, 10 से 80 हो जाएगा। बताइए, आया किसी का? आप उस पर स्ट्रीम पास कर रहे हो ना? स्ट्रीम जो है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आप किसी पाइप से मान लो स्टीम पास कर रहे हो यहाँ पे, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इससे स्टीम आएगी। तो कितना बढ़ना चाहिए? 10 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कर रहे हो ट्राई आप लोग?
हुआ? समझ में आ रहा है कैसे करना है, या हिंट दूं? वाटर कितनी हीट गेन करेगा, वो स्टीम की हीट लॉस के बराबर आनी चाहिए ना। हीट गेन्ड बाय वाटर इक्वल टू हीट लॉस बाय स्टीम। अब हीट गेन बाय वाटर कितना होगा? ये होगा एम एस डेल्टा टी। एम आपका है 20 ग्राम, इंटू एस है 1, डेल्टा टी है आपका 80 - 10। ये होगा हीट गेन बाय द वाटर। और हीट लॉस बाय स्टीम कितना होगा? मान लो एम अमाउंट ऑफ द हीट आपकी, सॉरी एम अमाउंट ऑफ द स्टीम आपकी, तो स्टीम क्या करेगी यहाँ पे? इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो इसका घटेगा टेम्परेचर स्टीम का। तो अब ये 100 पे है, तो पहले तो ये क्या होगा, स्टीम से जो पानी बनेगा अगर ये हीट लॉस करेगा तो। मान लो एम अमाउंट का पानी बन गया, तो कितनी हीट लॉस करी उसने? एम इंटू एल, एम इंटू 540, इतना हीट लॉस करा। प्लस स्टीम पहले क्या होगी, 100 से डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनेगी अगर ये हीट लॉस करेगी तो। अगर, ठीक है, अब लेकिन फाइनल टेम्परेचर कितना होना है? 80 होना है, तो वाटर 80 पे है यानी, तो ये अपना और हीट लॉस करेगी। अभी 100 से अभी 100 पे है ये, अभी जो स्टीम पानी बनी है वो 100 पे है, लेकिन इसको 80 होना है फाइनली, तो और हीट लॉस करेगी। कितना हीट लॉस करेगी? एम एस डेल्टा टी। अब ये पानी बन गया, और पानी का टेम्परेचर कहां से कहां जाना चाहिए? 100 से घट के 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे हीट लॉस जो होगा वो 100 माइनस 80, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा यहाँ पे। तो 100 माइनस 80, तो आपकी इक्वेशन बन गई 20 × 70 इक्वल टू m इंटू 540 प्लस m इंटू 20, यानी 20m। ऐसे बनी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 560m इक्वल टू दिस मच। यहां से m निकाल लोगे, कितना आएगा? 1400 डिवाइड बाय 560, कितना आएगा ये? 2 से डिवाइड करूंगा 70, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और इसको डिवाइड करूंगा तो 14 चौके 56, 7 से डिवाइड करूंगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2.5, 5/2 आ रहा है तो 2.5 ग्राम आ जाएगी। 2.5 ग्राम हमारी स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा फिर? आंसर हो जाएगा कितना? पहले कितना पानी था? 20 ग्राम। अब कितना हो जाएगा? 22.5, क्योंकि 2.5 स्टीम से बन गया, तो 22.5 ग्राम पानी हो जाएगा। तो 22.5, 22.5 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? बता जाओ, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? यस सर। हो गया क्लियर? ओके। आप लोग कहां पे अटक गए थे, क्यों नहीं हो पाया था क्वेश्चन? ये तो सोच लिया होगा आप लोगों ने, ये नहीं सोच पाए थे? चलो, अब ध्यान रखना इसको कि ऐसा जो क्वेश्चन आएंगे कैलोरीमेट्री में, उसमें ऐसा करना होगा। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपके, थोड़ा सा 12th क्लास के कंसेप्ट भी लग जाएंगे उसमें, तो हो सकता है आप जल्दी कर पाओ। इलेक्ट्रिक केटल है एक, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट at 220 volt. How much time
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टाइम लगेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, आपको पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको कर सकते हो ना? करो ट्राई इसको। 12th क्लास कंसेप्ट दिए इसमें आपके। कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको? आंसर मिनट में है सारे। 1/11. 1/11 मिनट? नो। सर 0.38 मिनट्स। नो। कैसे आया 0.38? सर पहले हीट निकाल लिया VIT से। अच्छा। सर उसके बाद Q इक्वल्स टू MS डेल्टा थीटा से हीट निकाल के इक्वेट कर दिया। ऐसे किया, इन दोनों को इक्वेट किया आपने, है ना? यस। पावर कितनी दी हुई है? मैं सॉरी, करंट कितना दिया उधर? 4 एम्पियर। वोल्टेज दी थी 220 इंटू टाइम। और एम कितना लिया आपने? 1 kg वाटर। एस कितना लिया है? एस कितना लोगे? 1 kg वाटर है हमारा। एस में गड़बड़ी होगी ज्यादा से ज्यादा। डेल्टा थीटा तो आपको पता है, ये सर आपका। 1 कैलोरी होती है तो उसको जूल में कर लेंगे ना, 4.2 जूल। हाँ, लेकिन यहाँ पे वाटर फिर कितना है हमारा? 4.2 जूल जो आपका एस आता है वो पर ग्राम आता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना ग्राम है? 1 किलो पानी है ना हमारे पास, 1 kg वाटर 1000 ग्राम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे आप, 4200 जूल पर केजी ऐसे पुट करना पड़ेगा आपको। या फिर आप इसको 1000 में कन्वर्ट करो। अगर आपको यहाँ पे 4.2 पुट करना है तो इसको 1000 ग्राम, इसको लिखो फिर 1000 ग्राम। अदरवाइज इसको ऐसे लिखो। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही बात ये? ऐसे क्यों यस करा? सर। ओके। देखो फिर आप आंसर कितना आता है।
सर 100 मिनट। 100 तो नहीं है इसमें ऑप्शन में। 100 ये किस में आएगा आंसर इसमें? सर सेकंड में आएगा पहले तो आंसर, उसको मिनट में चेंज किया आपने। सर 90.9 आ रहा है, 91 होगा फिर। नो, अभी देखो कितना आता है इसमें। 8400/22, 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो 4200/11, 11 तियाँ 33, और फिर आएगा आपका 990 आएगा, 11 88, फिर 20 बचेगा तो 11 दूनी 22, लगभग 11 दूनी 22, लगभग इतना आएगा सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इतना मिनट आ जाएगा, 6 मिनट, और फिर आ जाएगा 22, तो 6 चौके 24, तो लगभग इतना आएगा। आप लोगों का अलग क्यों आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट किया क्या आपने? मिस्टेक किया कहीं पे? सर मेरा 6.3 आ रहा था। हाँ 6.3 दिया हुआ है आंसर यहाँ पे, बुक में 6.3 दिया हुआ है, हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लिया तो हो सकता है। 6.3 इज द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यूनिट वगैरह का, जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये ध्यान रखना कि ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, उसके मास जो है जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम एस की वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। चलो, तो आई होप आप कैलोरीमेट्री वाला पार्ट समझ में आ गया होगा सबको। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। हाइग्रोमेट्री तो कोर्स से बाहर हो गया, ये तो नहीं पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी वगैरह था ही नहीं पहले भी, काफ़ी टाइम से गए हुए। थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं। आप किसी बॉडी को गर्म करते हो तो बॉडी एक्सपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। 3 तरह का होता है, लीनियर, एरियल, क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक। तो रॉड अगर होगी हमारी, 1 डायमेंशन बॉडी होंगी, उनमें लीनियर होगा, 2 डायमेंशन बॉडी में एरियल होगा, 3 डायमेंशन में क्यूबिकल होगा। तो जो फॉर्मूला आपका बनता है, आपका जो डेल्टा एल चेंज होता है वो डिपेंड करता है आपका इनिशियल लेंथ पे और टेम्परेचर इंक्रीज पे, कि आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? नहीं हुआ, उड़ गई स्लाइड। ओके, तो आपकी जो रॉड है, मान लो इसकी लेंथ पहले एल नॉट थी और टेम्परेचर मान लो कुछ था इसका टी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसका। ठीक है, तो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कुछ और कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर। उसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ के अब एल नॉट से बढ़ के एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। तो जो डेल्टा एल होगा, चेंज इन लेंथ, वो इक्वल होगा या प्रोपोर्शन होगा ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो अगर ये प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा एल नॉट एल्फा आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लोहा है या आयरन है या क्या है, लोहा है या सॉरी सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमारा जो डेल्टा एल है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो नई लेंथ है वो क्या हो जाएगी, अब ये वाली लेंथ मेरी हो जाएगी एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, लिख लो जो भी लिखना चाहते हो। तो नई लेंथ मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ऐसे जब एरिया की बात करोगे तो एरिया में यहाँ पे बीटा आ जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा ए नॉट
1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ऐसे जब वॉल्यूम की बात करोगे, स्फीयर वगैरह है आपका या क्यूब है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हैं एक्सपेंशन के, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों फॉर्मूले सेम है, बस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा उसकी जगह पे। इनमें रिलेशन क्या होता है अल्फा बीटा गामा में? अल्फा बीटा गामा का जो रेशो होता है 1:2:3 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो लेंथ आपकी बढ़ रही है उससे क्या हो सकता है? लेंथ बढ़ने से आपका थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। अभी डेंसिटी भी देखेंगे, पहले थर्मल स्ट्रेस देख लेते हैं। एक तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, ये सब केस हो सकते हैं, और आपकी लेंथ चेंज हो सकती है, सॉरी टाइम पीरियड वगैरह पेंडुलम का चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आपका पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g होता है। अगर आपकी लेंथ यहाँ बढ़ रही थी, आपने देखा ना लेंथ आपकी बढ़ रही थी, L0 से L0 प्लस डेल्टा हो रही थी, तो टाइम पीरियड हमारा घट जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होगा 2π√L/g होता है। तो शुरू में इतना टाइम पीरियड होगा, टी डैश हमारा हो जाएगा 2π√L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ये डेल्टा टी बाई जी, इतना हो जाएगा टाइम पीरियड। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये चीज तो हमारी ओरिजिनल टाइम पीरियड है ना, तो इसको हम T0 लिख सकते हैं ओरिजिनल टाइम पीरियड को, जो T0 था हमारा ये। तो बाकी जो बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये जो है एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके कारण आपका टाइम पीरियड टी डैश जो है इंक्रीज होगा। इसको अगर हम खोलना चाहें रूट को, तो ये रूट क्या है? 1/2 पावर है ना, रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर, और ये वाला फैक्टर हमारा बहुत कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, और बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे तो ये 1/2 एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T0, ये चीज T0 हो जाएगी इंटू 1 प्लस 1/2 एल्फा डेल्टा टी। दिस इज माई न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऐसे में निकाल सकता हूं अपना नया टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें अगर मेरे से चेंज इन टाइम पीरियड पूछेगा तो मेरे को टी डैश माइनस T0 निकालना पड़ेगा, है ना। चेंज इन टाइम पीरियड परसेंटेज चेंज पूछेगा तो डिवाइड बाय T0 करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, मेरा T0 ये आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा पहले तो T0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ T0 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो इधर टी डैश माइनस T0 कर सकता हूँ, तो कुछ भी मैं निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो आई कैन फाइंड माई चेंज इन टाइम पीरियड और न्यू टाइम पीरियड, और जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकता हूँ। ठीक, तो अगर लेंथ बढ़ेगी पेंडुलम का तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा लेंथ का प्रोपोर्शन होता है, रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्लॉक आपकी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी? स्लो। स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि कितने पूरे दिन में कितने सेकंड स्लो हो जाएगी। तो आपको पता है डेल्टा टी आपका जो है इतना आ रहा है, तो आपको T0 अगर उसने दे दिया, T0 मतलब क्या होगा कि टोटल टाइम आपका जो है 24 घंटे है, मान लो 24 घंटे में कितने का फर्क पड़ेगा? डेल्टा टी का फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितने सेकंड का फर्क पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अगर कोई रॉड है और आप उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहे, और वो दो सपोर्ट के बीच में फंसी हुई है और आप उसे गर्म करे जा रहे हो, तो क्या होगा? वो दोनों सपोर्ट पे फोर्स लगाएगी। आपने ऐसे सपोर्ट के बीच में रॉड को फंसा दिया और उसको गर्म नहीं होने दे रहे, सॉरी एक्सपेंड नहीं होने दे रहे, तो ये दोनों उस पर फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे स्ट्रेस आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो कैसे निकालते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस? हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर उसका टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसकी लेंथ बढ़नी चाहिए थी, उसका लेंथ जो बढ़ना चाहिए था डेल्टा एल, वो होना चाहिए था L0 एल्फा डेल्टा थीटा, इतना होना चाहिए था लेंथ। ठीक है, लेकिन आपने बढ़ने नहीं दिया। आप ये मान सकते हो कि दीवार ने एक फोर्स लगाया इस पे जिसने इसकी लेंथ को घटा दिया। दीवार ने एक फोर्स लगाया जिसने इसकी लेंथ को घटा के यहाँ से यहाँ पे ले आई। तो दीवार जो फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी? मान लो F फोर्स लगाया दीवार ने। ठीक है, तो F फोर्स लगा के डेल्टा एल लेंथ मैंने घटा दी। अब आपने पढ़ा था भी लास्ट चैप्टर में, आपने यंग मॉडुलस पढ़ा था। यंग मॉडुलस क्या होता है मेरा?
एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ए डेल्टा एल, डेल्टा एल आपका कितना आ गया, यानी एफ एल बाई ए वाई आ गया। तो ये डेल्टा एल क्या है, हम ये मान रहे हैं कि दीवार ने इसको इतना कंप्रेस कर दिया, और ये डेल्टा एल क्या था कि इतना एलोंगेट होना चाहिए था, दोनों बराबर होंगे, इतना कंप्रेस किया आपने तो रॉड की लेंथ तो सेम रही, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हो एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल टू एफ एल नॉट, इसको एल नॉट मान सकते हो क्योंकि हमने एल नॉट माना है, डिवाइड बाय एरिया इंटू यंग मॉडुलस, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, तो y को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये y अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, एन इक्वल टू एफ बाई ए, एफ बाई ए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, तो दिस इज स्ट्रेस, और इस केस में क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण डेवलप हुआ है, इसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा, तो आप ड्राइव कर सकते हो, बहुत ईजी है, दो चीज़ों को आपको इक्वेट करना है तो आपका थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। तो ऐसा थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है रॉड में, तो इसके क्वेश्चन अभी देखेंगे, इसमें एक आधा क्वेश्चन भी देख लेंगे अभी। उसके अलावा जो है इसमें और क्या है, एक वेरिएशन ऑफ डेंसिटी है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी मतलब आपका जब आप चीज को एक्सपेंड कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी क्योंकि मास तो सेम रहेगा, भाई डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, आपने इसको गर्म किया, गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ओरिजिनल डेंसिटी मान लो ये है, और जब आपने गर्म किया तो डेंसिटी हो गई हमारी ये, ठीक है, डेंसिटी हमारी हो गई ये, इसको एम नॉट लिख देता हूँ मैं, तो मास तो एम नॉट ही रहेगा अभी भी, मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी कैन राइट वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो यहाँ पे गामा आ जाएगा अल्फा की जगह पे, जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो जब वॉल्यूम के केस में लिखोगे तो यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा और यहाँ पे गामा आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ये मेरी नई डेंसिटी है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम बाई वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, एम बाई वी नॉट क्या है, मेरी ओरिजिनल डेंसिटी है ये वाली, इसको लिख सकता हूँ मैं रो नॉट वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा और करना है इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, फिर दोबारा बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो ये वन माइनस गामा डेल्टा थीटा ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे भी बन सकता है, तो मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, अगर ये वाला यूज़ करूंगा या फिर मैं ये वाला यूज़ करूंगा नई डेंसिटी निकालने के लिए, तो मेरी डेंसिटी जो है पहली वाली डेंसिटी से कम आ रही है, दोनों केस में आप देख रहे हो, यहाँ पे डिवाइड जो हो रहा है वन से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है तो कम हो जाएगी वैल्यू, या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू कम हो रही है, तो अगर मेरी कोई बॉडी एक्सपेंड होगी तो डेंसिटी उसकी घटेगी, उसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इज इट क्लियर। इज इट क्लियर। यस सर। ओके, एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भी, चलो ऐसे देखते हैं जो मल्टीपल चैप्टर पे बेस्ड हो, जैसे बोला एक रॉड है और इसका टेम्परेचर जो है हमने इंक्रीज किया टी से टी प्लस डेल्टा टी किया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से बढ़ के आई प्लस डेल्टा आई हो गया, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा आई बाय आई कितनी होगी, ऑप्शन है ऐसे,
आइडिया आ रहा है बेसिक क्या करना है? सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया निकालना? किसी को ऐसा नहीं है हिंट पता नहीं चल रहा हो क्या करना है? मैं हिंट दे दूंगा। आया किसी का आंसर? बहुत इजी है तो बहुत आसान है। नहीं आया? कर रहे हो अभी या बताऊं? सर आप बता दो। मैं हिंट देता हूँ पहले, चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का? ml²/12 होता है या ml²/3 होगा? तो एम कुछ भी मान लो। इनर्शिया ml²/12 मान लेते हैं। ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? डेल्टा I/I। आप लोगों ने एरर के फॉर्मूले पढ़े होंगे ना? यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा I/I इक्वल टू 2 डेल्टा L/L। ये लिख सकता हूँ कि मास तो सेम रहेगा। जब आप रॉड को गर्म करोगे तो क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगी। तो ये लिख सकता हूँ। अब देखो क्या आंसर आएगा। अब तो आएगा आंसर।
कौन सा बना आंसर फिर? सर फर्स्ट। फर्स्ट बनेगा, करेक्ट। तो इससे आपका एरर वाला भी आपको आइडिया हो गया होगा, एरर में वैसे करते हैं हम लोग, तो एरर का भी ध्यान आ गया होगा आप लोगों को। एरर में भी ऐसे करते हैं, जहाँ पावर होती है पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया सबको? एक और क्वेश्चन कर लें। यस सर। ओके। mr²/12 जो रॉड का इनर्शिया होता है किसके अबाउट होता है? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू द, मास। करेक्ट, सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है वहां से होता है। रिंग का कितना होता है, रिंग का? mr²। mr²। प्लेट का? सर प्लेट का अगर प्लेट हो तो कितना होगा? mr²/2। करेक्ट। स्फीयर का कितना होता है, सोलो अगर हॉलो स्फीयर है तो? सर टू। सर हॉलो तब। हॉलो हो तो? सर हॉलो में 2/3 mr²। ओके, एंड सॉलिड में? 2/5 mr²। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपकी क्लॉक है, इसका मेटल पेंडुलम है, तो करेक्ट टाइम देती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ इट लूजेस 12.5 सेकेंड इन अ डे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बताना है अल्फा की वैल्यू। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज। सर इट लूजेस 12.5 का क्या मतलब है? मतलब वो 12.5 सेकेंड पीछे हो जाती है एक दिन में। डेल्टा टी पता है नहीं आपको? 12.5 सेकेंड।
सिंपल है, अभी देखा था हमने फॉर्मूला डेल्टा टी और टी में क्या रिलेशन होता है। क्या आया था हमारा, ऐसे कुछ आया था ना, पावर से मल्टीप्लाई किया था हमने, ये बना था ना। बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12.5 सेकेंड इन अ डे लूज कर रहा है, तो डेल्टा टी आपका 12.5 सेकेंड मान लो, कितने दिन में, एक दिन में, तो टी नॉट 24 घंटे हो गया, इतने सेकंड हो गए, यानी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा निकालना है आपको। डेल्टा थीटा 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि 0 से 25 हुआ है टेम्परेचर आपका चेंज, बाय 2। बस ये सॉल्व करना है हमें। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी नहीं है, टी है, तो डेल्टा टी निकालोगे, गलत कर दिया हमने, इक्वल टू इसको करेगा टी नॉट प्लस टी नॉट एल्फा डेल्टा थीटा बाय 2, ये आया टी, डेल्टा टी निकालने के इसको माइनस करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी हमारा जो आएगा वो आएगा टी नॉट एल्फा डेल्टा थीटा बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 12.5 ये है, टी नॉट हमारा इतना है 24 इंटू 3600, अल्फा आपको निकालना है, डेल्टा थीटा 25 है, ये 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये गलत है। ठीक है, कर लोगे आई होप। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सर 1.57 इंटू 10 का पावर -5 आ रहा है। 10 टू पावर -5, 1.57 10 टू पावर -5, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन में कितना रहा है आपको, ये 1 बाय समथिंग में दिया हुआ है आंसर, एम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस, 1 बाय कितना आ रहा था ये आपका, ये दिया हुआ है आंसर, अल्फा इतना आ रहा था क्या हमारा, 86,400, 1 अपॉन, यस सर, यही है। यही है ना, ओके। ओके, दिस वाज अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए करते हैं, ठीक है, और एरियल एक्सपेंशन के लिए करते हैं। आगे इसमें फिर जो है दो चीज़ें हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है और थर्मोडायनेमिक्स है। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सब तो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, वंडर वॉल इक्वेशन, ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। हमारे काम मैंने यूज़ तो आएगी, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको पता होगा ये, आई होप, है ना, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। हमारे यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, में 3 तरह की वेलोसिटी हम लोग, मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी हैं, ठीक है। तो गैस में आपके लाखों मॉलिक्यूल हैं, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसमें हम कुछ वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं कैलकुलेशंस के लिए, ताकि हमें यूजफुल रहें। तो एक तो हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती है, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है हमारा, वो आता है 2RT/m। R इज द गैस कांस्टेंट 8.3 और T आपका टेम्परेचर है केल्विन स्केल पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। M आपका जो है गैस का मोलर मास है, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, ऑक्सीजन का 32, ऐसे करके हीलियम का 4, जो भी गैस होगी उसका मोलर मास यहाँ पुट कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि मोलर मास जो पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, SI यूनिट यानी किलोग्राम में पुट करेंगे, क्योंकि आप जो R की वैल्यू पुट करोगे वो भी SI यूनिट में करोगे 8.3, T की वैल्यू SI यूनिट में करोगे, तो मोलर मास भी मैं SI यूनिट यानी किलोग्राम में। तो अगर हाइड्रोजन आएगा तो मैं लिखूंगा 2/1000, 2/1000 उतना पुट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला है 2RT/m। एक होती है मीन स्पीड, अगर मैं एवरेज ले लूँ स्पीड का तो फॉर्मूला आता है 8RT/m, 8RT/m सॉरी, ठीक है। और एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर का रूट ले लूँ तो उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आता है 3RT/m। 3 फॉर्मूले हैं, 2RT/m, 8RT/m और 3RT/m। तो तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान ही रखना है यहाँ पे m की वैल्यू जो है किलोग्राम में पुट करना। दूसरा जो है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो 2kT/m। k क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k क्या होता है हमारा, रेशो ऑफ r बाय अवोगाड्रो नंबर, उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय अवोगाड्रो नंबर का अगर आप रेशो लोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये काफी जगह पे आपका आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को हम, अगर हम r की फॉर्म में ना लिखें, इस फॉर्म में लिखें k की फॉर्म में, तो फॉर्मूले क्या बन जाते हैं फिर हमारे, सब जगह हमारा kT आ जाता है, RT की जगह पे kT आ जाएगा, और मोलर मास की जगह पे एक गैस का, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक गैस का मास आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2kT/m। स्मॉल m क्या है, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास है। यहाँ पे कैपिटल M क्या था, मोलर मास था, 2 ग्राम पर मोल, ऐसा कुछ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल है ये बहुत काफी छोटा मास होगा, k की वैल्यू भी काफी कम आएगी। तो फॉर्मूला सेम है, kT/m भी लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पे 8kT/m कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को 3kT/m। तो दीज आर आवर 3 फॉर्मूला फॉर 3 काइंड ऑफ स्पीड। आई होप आप लोग केमिस्ट्री में भी यूज कर रहे हो। तो ये फॉर्मूले हैं आपके। इसमें से जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालते हो तो ऑलवेज यू यूज दिस स्पीड 3RT/m, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 2 भी याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद हमने एक रिलेशन निकाला होगा 11th क्लास में आप लोगों ने, प्रेशर और RMS स्पीड में, प्रेशर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में आपने एक रिलेशन निकाला होगा, P = 1/3 rho c स्क्वायर, P = 1/3 rho c स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, है ना। P = 1/3, ये डेरिवेशन है 11th क्लास में, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ द गैस है, ये प्रेशर है, और C जो है यहाँ पे RMS स्पीड, RMS स्पीड को C लिखते हैं। तो ये रिलेशन है। तो इसमें अगर आपको कोई भी एक चीज पता है तो बाकी चीजें निकाल सकते हो आप। तो प्रेशर और RMS में रिलेशन निकला। इसमें कई चीजें चेंज कर सकता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा, वो कई बार घुमा देगा, आपको बोलेगा 2 मोल की गैस या 2 ग्राम गैस मैंने 5 लीटर वेसल में बंद कर दी, तो आपको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। और घुमा देगा तो बोलेगा मैंने 4 मोल हाइड्रोजन बंद कर दिए 5 मोल में, 5 लीटर में सॉरी, तो 4 मोल हाइड्रोजन का मास निकाल लो पहले, फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लो, डेंसिटी आ जाएगी। ऐसा यूनिट में रखोगे डेंसिटी भी आप, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में पुट करोगे kg/m3 में। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको एक वैल्यू पता है तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हो। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी होती है, मोनोएटॉमिक गैस की 3 होती है और डाई की 5 होती है। मोनो की 3, डाई की 5, इन्हीं की जरूरत पड़ती है बस हमें, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखना चाहो तो ट्राई की भी होती है, लेकिन मोनो और डाई की हमें जरूरत पड़ती है 3 और 5।
तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट आपकी होती है, इस पे बाद में आएंगे काइनेटिक एनर्जी पे। मोलर स्पेसिफिक हीट आपकी जो एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, इसलिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी है यहाँ पे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो गैस की होती है कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, सीपी या सीवी। सीपी कितनी होती है, सीवी कितनी होती है, F/2R। सीवी होती है F/2R और सीपी कितनी होती है, F/2+1 × R। ये मैं फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जो होती है प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अलग अलग प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती हैं, उनमें से दो प्रोसेस हमारी ये हो सकती हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट ये होती हैं। और अगर आप गामा निकालोगे एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो वो CP/CV होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। उसकी जो वैल्यू होती है वो यहां से ये आती है। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। मोनो के लिए 3 होती हैं, डाया के लिए 5। उसको यूज करके आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, वहां से हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 फॉर्मूले और हैं। एक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, वो होती है F/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 × kT, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें। और अगर आप केवल ट्रांसलेशन, एक्चुअली एनर्जी 2 तरह की होती है इसमें मेनली जो होती है, एक तो ट्रांसलेशन होती है, एक रोटेशनल होती है, और कभी कभी वाइब्रेशन भी हो जाती है। तो तीनों में हमारी एनर्जी हो सकती है, तीनों फॉर्म में। तो अगर हम केवल ट्रांसलेशन की बात करें, तो ट्रांसलेशन के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन के लिए जो बात करें तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन एनर्जी देती हैं। तो हम वहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, वो 3/2 RT पुट करेंगे, 3/2 kT, सॉरी 3/2 kT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल। कौन सी, ट्रांसलेशनल। अगर टोटल बोलता तो मैं लिखता F/2 kT। क्लियर। ये बात क्लियर हुई। अगर टोटल पूछेगा तो F/2 kT लिखूंगा, केवल ट्रांसलेशन पूछेगा तो 3/2 kT लिखूंगा। ये मैं एक, ठीक है। अगर मोनोएटॉमिक गैस होगी तो दोनों बराबर आ जाएंगी, क्योंकि मोनो में जो है हमारा ना तो वाइब्रेशन होता है ना रोटेशन मानते हैं हम लोग, तो मोनो में तो 3/2 kT आएगा। लेकिन डाया अगर होती और टोटल पूछता तो 5/2 kT लिखता मैं, टोटल पूछता। अगर ट्रांसलेशन पूछता तो मैं 3/2 kT लिखता तब भी। ये बात क्लियर हुई। यस जल्दी। सर। क्लियर, ओके। के जो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये जो हमने ट्रांसलेशन एनर्जी निकाली है, किसकी निकाली है, एक मॉलिक्यूल की। किसकी, एक मॉलिक्यूल की। अगर मुझे 1 मोल गैस की निकालनी है तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी RT। KT की जगह पे RT आ जाएगा, 3/2 RT। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास को स्टॉप करते हैं आज की। अगली क्लास में देखेंगे बाकी चीजें। देखो, ये CP/CV का फॉर्मूला है गामा का, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है। आर तो आपको पता होता है 8.3 होता है आर तो हमारा। अगर हमें F पता है तो हम CP और गामा निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है, मान लो कि 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस को मिक्स किया, इज मिक्स्ड विद सपोज 2 मोल डाया एटॉमिक गैस। फाइंड CV, CP एंड गामा फॉर द मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन आया था कभी कभी। तो क्या करोगे इसमें, इसमें हम पहले F निकालेंगे। अगर हमारा F निकल गया तो पूरा निकल जाएगा। फिर हमारा F कैसे निकालोगे, यहां पे हम एवरेज F निकालेंगे, एवरेज F, क्योंकि दोनों का F अलग अलग है। एक मोनोएटॉमिक गैस है,
उसका F जो है 3 है, और एक डायटोमिक गैस है उसका F 5 है, तो हम एवरेज निकालेंगे। लेकिन एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 मोल है इसका, इसका 2 मोल है, तो 1 मोल इंटू 3 से मल्टीप्लाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है इसकी, प्लस 2 मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है इसकी। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई कितने मोल की, 1 और 2 3 मोल की। तो पर मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, इतनी आई, कितनी, 13/3। ये हमारा F एवरेज आया। ठीक है, अब CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CV बताओ कितना बनेगा, कितना बनेगा, और CP कितना बन जाएगा, F/2 प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 13/3 करोगे तो 13/6 आ जाएगा, 13/6 प्लस 1 करोगे तो 19/6 आ जाएगा मेरे ख्याल से। और गामा की वैल्यू CP/CV होती है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 19/13। ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो ध्यान रखना जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें एवरेज निकालना पड़ेगा पहले F, वहां से हम फिर सब निकाल सकते हैं CP CV कितना होगा। गामा में R नहीं आता, कई बार बच्चे गामा में R लगा देते हैं, लेकिन R तो कट जाता है, CP CV का R तो कट जाता है, तो गामा केवल हमारा 19/13 बचेगा। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन डू द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो थर्मल एक्सपेंशन के देखे थे, आज हमने जो क्वेश्चन देखे थे, और कैलोरीमेट्री के देखे थे। अगली क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और इसके क्वेश्चन देख लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फिर हम SHM और ऑसिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे अपने आप, बाकी क्वेश्चंस चैप्टर कर रहे हो बाकी सारे। अब तो डेट भी आने वाली है, आपकी बोर्ड की डेट भी आने वाली है और नीट की भी आने वाली है, और जो जेई वाले हैं जेई तो खैर आ ही रहा है अब, और जो नीट वाले हैं तो नीट की डेट भी आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, बोर्ड की भी 2 फरवरी को आ रही है। सब लोग बाकी चैप्टर कर रहे हैं, फिर अपनी तैयारी कर रहे हो साथ में। यस सर, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो बोर्ड में, सर बोर्ड में नहीं, जेई मेंस पे। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर कर रहे हो, गुड। हाँ तो ठीक है, स्पेशली जो लास्ट के 1-2 साल में आया जब से NTA बना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा करना। सर लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में कुछ ऐसा होता है कि मतलब मैं 10-11 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ सर। केमिस्ट्री में तो मैं कर लेता हूँ 17-18, इसमें अच्छा, कम कर पाता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा क्वेश्चंस की, ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, देखो धीरे धीरे कितना कर पाते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम ट्राई करो करने का, है ना। पर जितने करो उतने सही करो, और कॉन्सेप्चुअली करोगे तो फटाफट होगा। प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ जो है ना हर चैप्टर में से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, 20-20, 25-25 क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो अगर रोज करोगे इतने क्वेश्चन तो चैप्टर अच्छा होता जाएगा आपका सारा। ठीक है, चलिए, बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। यस सर। ओके, तो ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, बाकी साइड बाय साइड हम लोग भी अपना कंप्लीट करते रहते हैं। आप लोग बाकी चैप्टर देखते रहो, मैं ये करा दूंगा आपको ऑसिलेशन और वेव्स वगैरह, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय।